उच्च पद हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे IAS-PCS हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, वहां भी पुरुषों का वर्चस्व है। तो महिला मुक्ति का जो संदर्भ है वो 3 संदर्भ है। एक संदर्भ तो पहला जो सावित्रीबाई फूले के संदर्भ में मैं बात करूं, पहला संदर्भ है कि पूरी मानव जाति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर पूरी मानव जाति किसी भी तरीके से विवश और गुलाम है तो स्त्री भी इसमें गुलाम रहेगी। तो पहला संदर्भ है कि पूरी मानव जात की मुक्ति, यानी पूरी मानव जात इक्वल हो। जैसे दूसरा संदर्भ की बात कर रहा हूं कि जैसे अमेरिका में काले थे, तो अगर काला पुरुष, अमेरिका में कालों का संघर्ष चल रहा है, अपनी पत्नी को, ब्लैक जिन्हें कहते हैं, अपनी पत्नी को समान दर्जा भी दे दे, लेकिन सारे काले गोरों के गुलाम हों, तो महिला आजाद कैसे हो पाएगी? यानी उसके पुरुष के केवल आजादी देने से नहीं हो सकता है। यानी पूरा काले समाज की आजादी मिलनी चाहिए। इसी तरह भारतीय समाज में जो दलित समाज था, अति पिछड़ा समाज है, अगर वो अपनी पत्नी को, और इसी तरह मेहनतकश समुदाय जो मजदूर है, मजदूर पति पत्नी कई बार शहर में आपने देखा होगा इक्वल रहते हैं, लेकिन दोनों मजबूर हैं रोजी रोटी के हाथे हो, आवास की समस्या से, मालिक की गुलामी। तो महिला मुक्ति का एक संदर्भ है कि पति पत्नी इक्वल हो, लेकिन दूसरा मतलब है कि महिलाओं पर जितने सारे बंधन हैं वो तोड़ दिया जाए। तो महिला मुक्ति का जब, और तीसरा है पूरी मानव जाति शोषण, उत्पीड़न और न्याय से मुक्त हो जाए। 3 संदर्भ है। एक स्त्री पति पत्नी अगर इक्वल भी हो जाए और पूरे समाज में पुरुष का प्रभुत्व बना रहे तो आजाद नहीं हो सकती है, वो आजादी से बोल नहीं सकती। बहुत सारे पति पत्नी हैं जो इक्वल हैं, एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, इक्वल साथी हैं, लेकिन जो बाहरी समाज है उनको इक्वल नहीं होने दे सकता, क्योंकि वो पुरुष प्रभुत्व आधारित समाज है। तो सावित्रीबाई फूले ने और ज्योतिराव फूले ने पहला काम तो ये किया कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के लिए समान, जितना हक ज्योतिराव फूले का उतना ही हक सावित्रीबाई फूले का, यानी दोनों जीवन में समान बन गए। तो पति पत्नी के तौर पर आदर्श जोड़ी है। जब महिला मुक्ति की बात करेंगे तो सबसे आदर्श जोड़ी जो भारत में नजर आएगी वो ज्योतिराव फूले और सावित्री। कैसे पति पत्नी होने चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो कोई एक रूप दिखाना पड़ेगा ना, मूर्त रूप जो व्यवहार में वास्तव में हुआ हो, कल्पना नहीं, मूर्त रूप दिखाना पड़ेगा। तो फ्रांस जाना जाते हैं लोग, जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी वामपंथी मित्र फ्रांस में सिमोन का, सात्र का, या फ्रांस में क्लारा जेटकिन का, अन्य लोगों का उदाहरण देते हैं, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। भारत में एकदम आदर्श रूप उसके मौजूद हैं ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले। तो पहला महिला मुक्ति का पहला संदर्भ तो यह है कि पति पत्नी इक्वल हो। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आती है ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले से, कि 2 पति पत्नी अगर इक्वल हो जाएं और पूरे समाज की इक्वलिटी उनका सरोकार न हो, पहली बात तो पूरी तरह इक्वल हो ही नहीं सकते, अगर इक्वल हो भी जाएं तो उनका पूरा समाज में इक्वलिटी आए, अगर इसके लिए मिलकर संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो उस महिला की आजादी होगी वो बहुत सीमित हो जाएगी, क्योंकि पूरे समाज में पुरुष का प्रभुत्व है। तो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले अपने जीवन में अपने आदर्श से यह दिखाया कि पति पत्नी कैसे होने चाहिए और स्त्री पुरुष के संबंध कैसे होने चाहिए, दाम्पत्य जीवन
कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला महिला मुक्ति का हमारे देश में, अगर महिला मुक्ति के कोई भी महिला मुक्ति आंदोलन हो, स्त्री पुरुष समता का आंदोलन हो, तो उसका सबसे ऊपरी जो चित्र होना चाहिए, सबसे पहली जो तस्वीर होनी चाहिए, जो उसका आदर्श होना चाहिए, तो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले होना चाहिए। वो आदर्श रूप है जिसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए कि पति पत्नी के रिश्ते इस तरह के होने चाहिए। लेकिन एक तरीका हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में आजादी हासिल कर ली, लेकिन एक स्त्री के रूप में बहुत सारी स्त्रियां, या एक पुरुष के रूप में बहुत सारी स्त्रियां और पुरुष गुलाम है। आसपास असमानता है, अन्याय है, शोषण है, उत्पीड़न है, अत्याचार है। तो एक आजाद इंसान, आजाद ख्याल का इंसान, जो आजाद होगा, जो न्याय पसंद होगा, जो समता का समर्थक होगा, वो चुप नहीं रह सकता है। तो दोनों पति पत्नी ने उस समय सबसे जो बदतर हालत थी, जिन्हें मांग महार महाराष्ट्र में कहा जाता था, जो दलित हैं और महिलाएं, तो उन्होंने सबसे पहला बीड़ा उठाया इनकी मुक्ति का। महिलाओं की मुक्ति के लिए क्या किया? सबसे पहला काम किया शिक्षित कर। महिलाएं पढ़ नहीं सकती हैं, तो उनके लिए शिक्षा का द्वार खोला। अब जानते हैं कि उस जमाने में तिलक जैसे व्यक्तित्व महिलाओं की पढ़ाई के खिलाफ थे। तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के लोकमान्य तिलक कहे जाते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नायक हैं, महानायक के रूप में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। वो पूरी तरह से महिलाएं शिक्षित हों, अति शूद्र यानी जिन्हें दलित कहते हैं वो शिक्षित हों, शूद्र शिक्षित हों, इसके खिलाफ थे। तो दूसरा काम कि अपने जीवन में बराबरी आजादी हासिल कर ली, तो पूरे समाज को बराबरी और आजादी मिले, इसके लिए स्कूल खोला। लेकिन इतने से बात बनने वाली नहीं थी। स्कूल वाला चूंकि बहुत चर्चा होती है, उस नाते में उससे बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूं। फिर ये लगा कि महिला स्त्री पुरुष का जिस तरह विवाह होता है, अगर उसी तरह विवाह होगा, यानी एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं किया जाएगा, लड़की का पिता लड़की को वस्तु समझकर कन्यादान करेगा और उस दौरान जो कर्मकांड होंगे और विधि विधान रीति रिवाज होंगे, उसमें बताया जाएगा कि पुरुष स्वामी है और स्त्री अनुगामिनी है, तो कभी भी दोनों में समता स्थापित नहीं हो सकती है। तो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने क्या किया? नया विवाह पद्धति बनाया, जिसे सत्य शोधक विवाह पद्धति कहते हैं, जिसमें दोनों की, लड़की और लड़की की अनुमति विवाह के लिए जरूरी थी, जिसमें पुरोहित की, ब्राह्मण की कोई भूमिका नहीं थी। ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले ने मिलकर ऐसे मंत्र बनाए जिन मंत्रों में यह कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरी तरह इक्वल है। लेकिन बात यहीं रुकने वाली नहीं थी। महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी और सबसे ज्यादा खराब थी। यहां बात एक स्पष्ट कर दूं कि सावित्रीबाई फूले या ज्योतिराव फूले किसी जात के दायरे में बंधे हुए नहीं थे। जब वो महिला मुक्ति की बात कर रहे थे तो केवल वो दलित महिला की, पिछड़ी जात की महिला की मुक्ति की बात नहीं कर रहे थे, वो सारी महिलाओं की मुक्ति की बात कर रहे थे। और भारत की इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब से वर्ण जाति व्यवस्था यहां मुकम्मल शक्ल अख्तियार की, सबसे ज्यादा गुलाम और सबसे बदतर हालात गुलामी की, पुरुषों की पराधीनता की अपर कास्ट महिलाओं की रही है। क्यों? क्योंकि विधवा विवाह पर रोक थी, घर में पर्दे के अंदर रहना पड़ता था। किसी भी पिछड़ी और दलित जात की महिला पर्दे में
दलित समाज की कोई महिला पर्दे में नहीं रहती थी। मध्यम वर्गीय परिवार बने हैं तो कुछ महिलाएं पर्दे में रह रही, वो पर्दे में रह ही नहीं सकती है। खेत में काम करना है, घर के काम करने हैं, श्रम करना है, और उसके पास ऐसा घर ही नहीं है जिसमें वो ढक ले, जैसा घर होते थे। तो पर्दा प्रथा नहीं था, कम से कम दलितों के यहां पर्दा प्रथा नहीं था, अति पिछड़ी जातियों के यहां भी पर्दा प्रथा नहीं था। इसी तरह सारी पिछड़ी जातियों में, दलितों में, आदिवासियों में पर्दा नहीं था। उसी तरह विधवा विवाह पर भी कोई रोक नहीं थी। किसी दलित के यहां कोई विधवा नहीं रहती थी कि वो शादी नहीं कर सकती है, ऐसे ऐसे उसको रहना पड़ेगा। यानी विधवा प्रथा वहां नहीं थी, सती प्रथा भी वहां नहीं थी। एक ही बुराई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार से लिखा है कि ब्राह्मणवादी पृष्ठसत्ता से, यानी आर्य सनातनी परंपरा ने जो महिलाओं के नियम कानून बनाए थे, उसकी एक बुराई, बाल विवाह की बुराई, पिछड़ों दलितों में भी आ गई थी। लेकिन विधवा विवाह की बुराई, सती प्रथा की बुराई, पर्दे की बुराई, घर में कैद रखने की बुराई ने दलितों को तो बिल्कुल नहीं छुआ था। अति पिछड़ों को भी नहीं छुआ था। पिछड़ों में थोड़ा बहुत था, लेकिन ज्यादातर आज भी जाट समाज में देख लीजिए, समृद्ध समाज है, लेकिन उनका महिलाएं काम करती हैं। हम ये नहीं कह रहे महिलाएं बराबर है पूरी तरह से। तो सबसे बड़ा संकट था, वो संकट था विधवाओं का। और आप जानते होंगे कि एक काशीबाई करके विधवा थी। कितना क्रूर था ये समाज। 16 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल की बच्चियों का विवाह हो जा रहा है। 15 साल, 16 साल में पति मर जा रहा है। उसके बाद आजीवन उनको वैधव्य में रहना है। इसी दौरान कभी वह किसी के हवस का शिकार हो जाती थी, कभी उनका ही मन विचलित हो जाता था, क्योंकि स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और वो गर्भवती हुई। इसी में काशीबाई करके विधवा थी, ब्राह्मणी विधवा, गर्भवती हो गई। और वो क्या करती थी, बच्चे को उन्होंने जन्म दिया और एक कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंकने के दंड में उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चला। यानी जो समाज उसे बाध्य कर रहा है कि एक विधवा बच्चा जने तो इसको गला घोंट के मार दे या फेंक दे, वही समाज एक कानून बनाए हुए है, उसके हत्या का उनके ऊपर मुकदमा चलता है, सजा होती है। ये दृश्य देख करके ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले कांप उठते हैं। और उस जमाने में बार बार मैं कहता हूं कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह आज भी हम नहीं खोल सकते आधुनिक भारत में। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह 1860 में खोलते हैं, जहां यह लिखा हुआ था कि कोई भी विधवा आ सकती है, यहां रह सकती है, अपना बच्चा पैदा कर सकती है, बच्चा चाहे तो ले जाए या बच्चा छोड़ के जा सकती है। और ऐसी बहुत सारी विधवाएं आईं, अपने बच्चे को जन्म दें। आप जानते होंगे कि स्वयं ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले ने जिस बच्चे को गोद लिया था, यशवंत को, वो भी ऐसे ही एक विधवा के बच्चे थे। तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। इतना ही नहीं, बात इतनी ही नहीं रुकती है। 2 अकाल पड़े। अकाल ये नहीं देखता है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है कि वैश्य है। नो डाउट, जो गरीब होता है, मेहनत कश होता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन अकाल के तो सभी शिकार है। दोनों अकालों में जिस तरह पति पत्नी ने और खास सावित्रीबाई फूले ने पूरे समाज की सेवा की, 52 स्कूल खोले, बच्चों के खाने के स्कूल, पूरे जी जान लगा दिया। एक प्रसंग और बताया सावित्रीबाई फूले का महिला के संदर्भ में, कि उनके मायके में एक गणेश नामक युवक था और सिरजा नामक युवती थी। गणेश नामक युवक कहीं बाहर से आया हुआ था, गांव में आता था। वो सिरजा नामक लड़की से उसके प्रेम हो गए, वो गर्भवती हो गई। पूरा गांव के लोग उसको मारने पर उतारू हो गए, करीब करीब उसकी हत्या करने जा रहे थे। सावित्रीबाई फूले अकेली खड़ी हो गई
और उन्होंने दोनों को बचाया और गांव वालों से समझौता कराया कि ये गांव छोड़ करके चली जाएंगे। और दोनों गांव छोड़ के चले गए। जानते उनको कहां भेजा? ज्योतिराव फूले के पास। उस समय मैके में थी वो, पुणे। उस संदर्भ में एक चिट्ठी भी लिखी। यानी सावित्रीबाई फूले केवल सोचती नहीं थी, लिखती नहीं थी, उसको करती थी। बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस होता है मुझे। ये किताब मैं दोबारा इस बीच भी एक दो बार पढ़ा, अपना भी लिखा हुआ तो भूल जाता है। तो कि इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व, इतने महान व्यक्तित्व, इतने न्यायी व्यक्तित्व हमारे समाज में पैदा हुए हैं बहुजन समाज। और देखिए, ये सच है कि पता नहीं क्यों इतने सबको समान मानने वाले, किसी का शोषण उत्पीड़न न हो। आप जानते होंगे ज्योतिराव फूले ने किसान का कोड़ा लिखा। आप ये जानते होंगे कि पहला ट्रेड यूनियन सत्यशोधक समाज सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले जी का नेतृत्व कर रहे थे। मजदूरों का पहला यूनियन भारत में वहीं बना है। यानी जितना वो चिंतित दलितों के लिए थे, पिछड़ों के लिए थे, महिलाओं के लिए थे, उतना ही मजदूरों के लिए थे, मेहनतकशों के लिए थे, उतना ही उत्पादकों के लिए, हर तरह के अन्याय के खिलाफ थे। बहुजन परंपरा किसी भी अन्याय का समर्थन नहीं करती है। कोई बहुजन नायक आधुनिक का किसी तरह के अन्याय का समर्थन नहीं करता है। हर तरह, कोई भी हर तरह के शोषण का, हर तरह के उत्पीड़न का वो विरोध करता है, हर तरह के अन्याय का विरोध करता है। जो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले भी हर तरह के अन्याय के खिलाफ थे। तो कोई भी महिला मुक्ति आंदोलन, जो ही कोई महिला वास्तव में अपनी मुक्ति का संघर्ष शुरू करेगी तो समझ में आएगा कि अरे ये तो पूरे समाज में पुरुष का प्रभुत्व है, तो पूरे समाज से उसके प्रभुत्व को खत्म करना होगा। केवल अपने पति से बराबरी हासिल करने से बात बनने वाली नहीं है। फिर यह भी समझ में आएगा कि समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो खेती पर, उद्योग धंधों पर, सारी पूंजी पर कब्जा किया हुआ है, जिसके सब लोग गुलाम हैं। उससे भी मुक्ति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी कोई महिला मुक्ति आंदोलन, सावित्रीबाई फूले का मिसाल है कि महिलाओं की मुक्ति का आंदोलन अलग से नहीं चलेगा। कोई महिला मुक्ति आंदोलन की अगुवाई करने वाली महिला सच्ची महिला मुक्ति की अगुवाई करने वाली नहीं हो सकती है अगर उसका सिर्फ दायरा महिलाओं के पुरुषों के बराबरी तक सीमित हो, मजदूरों का पूंजीपति शोषण कर रहा हो, उससे कोई चिंता ना हो, दलितों पर अप्रकाश उत्पीड़न कर रहा हो, हिंसा कर रहा हो, उसके वो खिलाफ ना हो, किसानों का सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही हो या भूमि का मालिक अन्याय कर रहा हो, उसके वो खिलाफ ना हो, तो सच्चे अर्थों में महिला मुक्ति आंदोलन की अगुआ नहीं है। सावित्रीबाई फूले का व्यक्तित्व बताता है वो प्लेग के लिए, पूरे मानव जात, जहां जरूरत पड़े पूरे मानव जाति के लिए। जब प्लेग आया तो पूरे मानव जाति के लिए, वो ये नहीं देख रही थी कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि शूद्र है, हिंदू है, कि मुसलमान है, कि ईसाई है, लड़की है, कि लड़का है, स्त्री है, कि पुरुष है, पूरे मानव जाति के लिए। दूसरा, जब वो किसानों की बात कर रहे थे, सभी किसानों के लिए, जो उत्पादक मेहनतकश किसान, मजदूरों का ट्रेड यूनियन बना रहे तो सभी मजदूरों के लिए, बाल हत्या प्रतिबंधक गिरी खोला जा रहा है तो सभी विधवाओं के लिए, भले वो अपर कास्ट की क्यों ना हो। जातिवादी सोच के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। जात का विरोध करना और जातिवादी होना बिल्कुल अलग बात है। न्याय के पक्ष में होना एक अलग बात है। तो दायरा बहुत व्यापक है। और मैं अंत में एक आग्रह करूंगा कि जाने बिन हुई प्रतीति, बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति। जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हमको विश्वास नहीं होता। इसी में एक कविता है जिसमें सावित्रीबाई फूले लिखती हैं कि क्या यह अन्याय नहीं है कि दिन भर महिला खटे, बाहर भी खटे, घर में भी खटे,
और पुरुष आराम कर फरमाता रहे। एक अच्छी खासी इसमें कविता है। अंत में मैं 3 पंक्तियों की कविता पढ़ के सावित्रीबाई फूले की अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अतीत के इन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को फेंक दो, करो ग्रहण शिक्षा, जात की बेड़ियों को तोड़ दो, उपेक्षा उत्पीड़न और दीनता का अंत करो। उपेक्षा उत्पीड़न और दीनता का अंत करो। मेरा एक और निवेदन है आप सभी से, ये किताब कोई बहुत मोटी नहीं है, ये करीब 118 पेज की किताब है। भाषा भी बहुत मेरी कोशिश होती है कि बहुत आसान भाषा में मतलब लिखूं, आप लोगों तक जाता भी होगा। आसान से आसान भाषा में अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। दूसरी, इसमें कविताएं भी हैं, अलग से संग्रहित हैं, उनके निबंध भी संग्रहित हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं कि मैंने लिखा है, कोई और भी किताब मिल जाए। पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे लड़ना बहुत जरूरी है वैसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले परिचित है पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, कौन कौन से आविष्कार हो रहे हैं, कौन कौन सी वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, क्या क्या नया हो रहा है, कैसे उद्योग धंधे बन रहे हैं, कैसे उद्योग धंधे यहां बनना चाहिए। यानी लड़ना और पढ़ना, पढ़ना और लड़ना। तो मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा समय हो तो 1 दिन लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पढ़े तो 2 दिन लगेगा। एक बार पढ़ जाइए। पढ़ने से विश्वास पैदा होता है और ये जानना जरूरी है कि कैसे जिन्हें शूद्र कह दिया गया, पिछड़ा कह दिया गया, अतिशूद्र कहा गया, दलित कहा गया, महिलाएं कहा गया, उन्हीं में से ज्यादातर ऐसे नायक नायिकाएं पैदा हुए हैं जो सबके लिए न्याय के लिए संघर्ष किए, सबके लिए समता चाहते थे, सबके लिए आजादी चाहते थे, सबके लिए मानवीय गरिमा युक्त जीवन चाहते थे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि संभव हो तो ये किताब दलित दास पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, कोई महंगी भी नहीं है, 110 रुपए की किताब है। एक बार सावित्रीबाई फूले को पढ़ जाइए और उनको अपने दिल में उतार लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए, अपने दिल में बैठा लीजिए। जीवन बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, संवेदनाएं भावनाएं बदल जाएंगी, एक आत्मविश्वास गहरा पैदा होगा। और ये केवल कि सिद्धार्थ या कोई आदमी कह रहा है, ये सचमुच में लगेगा करे ऐसी महानायिका, ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा हुआ था, वो भी 1831 में, जितनी इतना कष्ट उठा करके कि गोबर फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, मारने आ रहे हैं, तब भी वो पढ़ाने का काम बंद नहीं कर रहा है। ससुर यानी जो ज्योतिराव फूले के पिता और सावित्रीबाई फूले के ससुर घर से निकाल दे रहे हैं, तभी वो लोग अपना मिशन बंद नहीं कर रहे हैं। आज बहुजन समाज की इसी नाते ज्योतिराव फूले को डॉक्टर अंबेडकर अपना तीसरा गुरु, आधुनिक युग का पहला गुरु मानते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्वों से परिचित होना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा समय निकाल के हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इतने देर आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप सभी लोगों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने अवसर प्रदान किया मेरे बहुत ही प्रिय विषय पर बात करने के लिए। तो सामाजिक न्याय मंच के साथियों के प्रति आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।